नमस्कार दोस्तों, क्लॉक मी चैनल पर आपका स्वागत है। कल हम माध्यमिक विस्थापन सिद्धांत के लिए उत्तरदायी शक्तियां देख रहे थे, जिनमें प्लवनशीलता देख रहे थे। उत्तरदायी शक्ति में प्लवनशीलता, ये अंदर पृथ्वी है, ये सीमा है। सीमा के ऊपर कम घनत्व वाली सियाल है। सीमा के ऊपर कम घनत्व वाली सियाल है। जो हमारी प्यारी धरती है उसमें, पृथ्वी है उसमें नीचे की तरफ सियाल है। सियाल के नीचे सीमा की परत है। सीमा की परत की घनत्व ज्यादा है। अंदर, पृथ्वी के अंदर घनत्व का मतलब वो तैर रहा है। तैरने का मतलब ये नहीं है कि वो पानी के ऊपर तैर रहा है। चट्टानों का घनत्व कम और ज्यादा है। नीचे वाली चट्टानों का घनत्व ज्यादा है, उसके ऊपर ये वाली परतें तैर रही है। ठीक है दोस्तों, और हम उसको कह सकते हैं कि अंदर की तरफ, पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा दबाव और ताप की वजह से वो अंदर का जो चट्टानें होती हैं, चट्टानें लसलसी बन जाती हैं। लसलसी बन जाती है। अब आप कहोगे कि हमने बहुत सारे तेल के कुएं खोदे हैं इतने गहरे गहरे, अगर लसलसी है वो तो अंदर निकल जाए। तेल के कुएं अभी भी काफी कम गहरे हैं, कम गहरे हैं। इसकी सीमा ही काफी वो गहरी है, इसलिए यहाँ तक पहुंचना अभी मुश्किल है। इसमें ड्रिल करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लवनशीलता बल जो है उसकी वजह से क्या हो रहा है, सीमा के ऊपर, सीमा के ऊपर सियाल तैर रहा है। सीमा के ऊपर सियाल तैर रहा है। अब जब ये है तो ये इसमें पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल विषुवत रेखा के ऊपर सबसे ज्यादा होता है। कहाँ सबसे ज्यादा होता है? विषुवत रेखा पर। जो इक्वेटर हमारा होता है, इक्वेटर पे ज्यादा होने की वजह से, इक्वेटर पे ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, ये यहाँ के जो पार्ट है वो इक्वेटर की तरफ खिसकना शुरू हुए। यहाँ के पार्ट इक्वेटर की तरफ खिसकना शुरू हुए। इसलिए वैगनर महोदय का कहना है कि महाद्वीप है ना, ये विषुवत रेखा की तरफ, ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ, भूमध्य रेखा की ओर इनमें खिसकाव हुआ। ये हमारा हो गया पहला चैप्टर। अब हम दूसरा चैप्टर इसी का देखते हैं। अब हम दोस्तों दूसरा देख रहे हैं। दूसरा क्या है? ज्वारीय बल। ज्वारीय बल, ये मैं लिख रहा हूं, वो दिख रहा है? ओके। इसमें क्या है? ज्वारीय बल। ज्वारीय बल किसका लगेगा? ये हमारी प्यारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। चंद्रमा, और ये क्या है? सूर्य है। अब क्या कर रहा है कि ये यहां से रोटेट कर रहा है। तो पहले जब पृथ्वी जब बनी थी ना, हमारी प्यारी धरती जब बनी थी, तब क्या हुआ? उस वक्त पृथ्वी के निर्माण के वक्त क्या हुआ, ये चारों तरफ चंद्रमा, चारों तरफ पृथ्वी के चारों तरफ बहुत तेजी से घूमता था। अब जैसे दिन में एक बार ही पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है, उस वक्त ऐसा था कि ये इसकी स्पीड इतनी थी कि एक घंटे में कई हजारों चक्कर हुआ करते थे। कितने चक्कर हुआ करते थे? एक घंटे में कई हजारों चक्कर होते थे। और पृथ्वी है वो सूर्य के इसी तरह से चक्कर लगाती थी। तो वो इतना ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ दोस्तों? इतना ज्यादा चक्कर होने की वजह से क्या हुआ, पृथ्वी है जो सूर्य के चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है तो क्या हुआ, वो तेजी तेजी से घूम रहा है। और कोई भी पदार्थ होता है इस ब्रह्मांड में, कोई भी वस्तु है तो उसमें खुद का गुरुत्वाकर्षण होता है, चाहे कैसा ही पदार्थ हो। उसकी संख्या कम, उसकी क्वांटिटी कम, गुरुत्वाकर्षण की क्वांटिटी कम और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सभी वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण है।
ये फिजिक्स का नियम है। अब जो वो गुरुत्वाकर्षण है तो क्या करेगा कि ये चंद्रमा इसके चारों तरफ वो करेगा, तो फिर उस स्थिति में होगा क्या, और सूर्य इसके चारों तरफ करेगा तो होगा क्या ऐसी स्थिति में कि ये जो है ना इसका पार्ट इसको आकर्षित करेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, चंद्रमा इसको यहाँ खींचेगा। जब ये खींचेगा तो ये वाला पार्ट इधर रह जाएगा और ये इधर आगे जाएगी, तो ये वाला पार्ट पीछे की तरफ किस इसका बल इधर लगेगा, मतलब पृथ्वी जाएगी इधर और चंद्रमा की वजह से किसका होगा इधर। अब क्या है कि पृथ्वी के अंदर सियाल के ऊपर प्लवनशीलता बल है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि इसमें किसका हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से किसका हो रहा है। अब दोस्तों इसको अच्छे से देखने की जरूरत है अपन को। कैसे, हमारी पृथ्वी है वो कैसे घूम रही है, पृथ्वी है जो कैसे घूम रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब सूर्य तो स्थिर है एक जगह है और पृथ्वी घूम रही है। अब हो क्या रहा है, ये हमारा प्यारा सूर्य है और ये हमारी धरती है, सूर्य इस पे चमक रहा है। हो क्या रहा है, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी जब पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी, हमारा सूर्य हमें किस तरह से जाता हुआ दिखता है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व को उदय होता है और पश्चिम को जाता है। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी हमारी कैसे घूम रही है, पश्चिम की तरफ से पूर्व की ओर जा रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, ऐसे गोल गोल, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। और यहाँ क्या है, सूर्य है, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, ऐसे जा रही है। तो मतलब इसका किसका गुरुत्वाकर्षण किधर लगेगा, किधर लगेगा, जब ये पृथ्वी पूर्व की ओर जा रही है और ये चीजों को खींचेगा, रोकने की कोशिश करेगा, और ये पृथ्वी घूमेगी तो ये तो यहाँ तक चली जाएगी और ऊपरी पार्ट जो इससे रुक रहा है वो यहाँ ही रह जाएगा। मतलब इसका किसका किधर हुआ, पूर्व से पश्चिम की ओर। इसलिए वैगनर महोदय ने कहा है कि महाद्वीपों का विस्तार पूर्व से पश्चिम में हुआ है, महाद्वीपों का विस्तार पूर्व से पश्चिम में हुआ है। अब ये आपको चीज क्लियर हो गई कि महाद्वीपों का विस्तार पूर्व से पश्चिम हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसके साक्ष्य भी हम देख लेते हैं, क्या क्या साक्ष्य हैं। अपना जो अटलांटिक महासागर है ना दोस्तों, अटलांटिक महासागर है ना, ये अटलांटिक महासागर क्या कर रहा है, ये यूरोप हो गया और ये अफ्रीका हो गया, ये अटलांटिक महासागर हो गया। ये अटलांटिक महासागर किधर खिसक गया, इधर महाद्वीपों के पश्चिम की ओर विस्तार की वजह से, महाद्वीपों के पश्चिम की ओर विस्तार की वजह से अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। ये यहाँ चिपक रहा था और इसका पश्चिम की तरफ विस्तार हुआ तो क्या बन गया, अटलांटिक महासागर ये है। और ज्वारीय बल के कारण, उत्प्लावन बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसका विस्तार भूमध्य रेखा की ओर हुआ। भूमध्य रेखा की ओर हुआ तो क्या हुआ, ये हमारा अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, ठीक है दोस्तों। ये मेडागास्कर यहाँ इंडिया था, लेकिन विश्वतरेखा इधर थी तो इसका विश्वतरेखा की तरफ किसका हुआ, जब ये यहाँ इधर आगे गया तो यहाँ क्या बना, हिंद महासागर बना दोस्तों। क्या बना, हिंद महासागर। कौन सा महासागर बना, हिंद महासागर, ये यहाँ हो गया। और इधर किसका होने की वजह से यहाँ जो तैतीस सागर था, ये जो बीच में तैतीस सागर था उसका विनाश होना शुरू हो गया, क्योंकि इधर से इधर खिसक गया, भूमध्य रेखा की ओर किसका हो रहा है, ऊपर वाला पार्ट नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे वाला पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बीच का महासागर क्या करेगा, सिकुड़ते सिकुड़ते गायब हो जाएगा, सिकुड़ते सिकुड़ते गायब हो जाएगा। राजस्थान के मरुस्थल की जगह आपको पता है पहले क्या था, महासागर था। महासागर, कौन सा महासागर था, तैतीस सागर। और इसका पता हमें कैसे चलता है कि पहले यहाँ क्या क्या था, इसके साक्ष्य वैगनर महोदय ने बताए हैं कि जीवाश्म की उससे और चट्टानों की संरचना से और इनसे हमें पता चलता है कि पहले वहाँ ये स्थिति थी। हमारे दक्षिण भारत में हिमालय की, दक्षिण भारत में हिमालय की संरचना मिलती थी, जीवाश्म मिलते थे।
उससे हमें पता चलता है कि उस वक्त यहाँ पे बर्फ पड़ रही होगी। अब वो बर्फ कैसे पड़ रही होगी? जब ये ध्रुवों के पास होगा। जब ध्रुवों के पास होगा तो इसका मतलब विस्थापन तो तय है। कटिबंध तो बदल नहीं सकते, पृथ्वी तो गोल है, पहले भी गोल रही होगी। जब ऐसी स्थिति है तो कटिबंध बदल नहीं सकते, और कटिबंध नहीं बदल सकते तो महाद्वीपों का विस्थापन हुआ होगा। इसलिए वेगनर महोदय का मानना है कि महाद्वीपों के विस्थापन में ज्वारीय शक्ति और गुरुत्वाकर्षण बल ये दोनों अहम योगदान रखते थे। ठीक है दोस्तों, अब आखिरी है अपना, क्या है कि इसके विपक्ष में जो तर्क है वो आखिरी तर्क क्या है? इसके पक्ष में जो तर्क है आखिरी वो ये है कि पर्वत निर्माण, पर्वत निर्माण कौन सा? रॉकीज और एंडीज, रॉकीज और एंडीज पर्वत का निर्माण सबसे पहला हो गया। दूसरा आल्पस एटलस का निर्माण, हिमालय का निर्माण, हिमालय का निर्माण। ये सब क्या शो करते हैं कि महाद्वीपों का विस्थापन वेगनर महोदय के अनुसार हुआ है। कैसे हुआ है? इनको साक्ष्य बना रहे हैं। जब कोई भी चीज इधर खिसकेगी और नीचे उसके घर्षण बल काम करेगा तो आगे का भाग क्या ऊंचा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। जब हम जेसीबी से किसी उसको मूव करने की कोशिश करते हैं तो वो मूव करते वक्त आगे का पार्ट आपने देखा हो तो ऊंचा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, और वो नीचे का ढलान उस पर खिसकता जाता है। तो इसी तरह जब महाद्वीपों का खिसकाव पश्चिम की ओर हुआ तो रॉकीज और एंडीज बने। महाद्वीपों का खिसकाव पश्चिम की ओर हुआ तो रॉकीज और एंडीज बने। ठीक है दोस्तों, महाद्वीपों का खिसकाव पश्चिम की ओर होने की वजह से रॉकीज और एंडीज बने। फिर दूसरी चीज, महाद्वीपों का खिसकाव भूमध्य रेखा की ओर होने से हिमालय, यूरोप, अफ्रीका जो यहाँ था, यहाँ थी भूमध्य रेखा, अफ्रीका के ऊपर भूमध्य रेखा थी, तो भूमध्य रेखा की ओर अफ्रीका के पार्ट का खिसकाव हुआ, और ये वाला खिसकाव था। और ये नटाल है ना दक्षिण अफ्रीका का, यहाँ दक्षिण ध्रुव माना जाता है पहले, इसलिए यहाँ ही मानी थी पहले। और ये ऊपर का पार्ट है, ये इधर किसका? भूमध्य रेखा के, और नीचे वाला पार्ट इधर किसका? आल्प्स पर्वत का निर्माण हो गया। ठीक है दोस्तों, कौन से पर्वत का निर्माण हो गया? आल्प्स। ऐसे ही हमारे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ कि ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, और ये धरती इधर किसकी? धरती का हमारा जो इंडिया वाला पार्ट है वो इधर किसका? इधर किसका? और ये वाला पार्ट और भी नीचे। आप में से कईयों ने कश्मीर, वैष्णो देवी, बद्रीनाथ ये देखा। इसमें क्या था कि वो ऊंचाई आपने देखा हो तो वहां वलन पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? वलन पड़े हुए हैं। इन वलनों का कारण यह है कि ये वाला खिसकाव है ना, इधर वाला, इस खिसकाव के कारण इसमें वलन पड़ गए, और ये ऊपर वाला भाग इधर खिसक गया। तो दोनों तरफ से किसका हुआ? इधर से किसका हुआ, इधर से किसका हुआ, और यहाँ वो मध्य रेखा थी। ऐसे इस तरह से इधर से यूरोप की तरफ जा रही थी वो मध्य रेखा। कहाँ जा रही थी? यूरोप की तरफ। यूरोप में जहाँ अभी मैंने आपको अल्प्स बताया, इस तरह से वो मध्य रेखा का वो होने की वजह से, यहाँ वलन होने की वजह से पर्वत का निर्माण हो गया। इधर रॉकीज एंडीज बन गए, इधर आल्प्स हिमालय बन गया। इस तरह से वेगनर महोदय का मानना है कि ये पर्वतों का निर्माण है ना, वो पश्चिम की ओर खिसकाव की वजह से और भूमध्य रेखा की ओर खिसकाव की वजह से इन पर्वतों का निर्माण हुआ। ये पर्वत आज ये वो करते हैं, दिखाते हैं कि ये जो महाद्वीपों का विस्थापन का ही परिणाम है। इस तरह से दोस्तों वेगनर महोदय के पक्ष में इस तरह से अपन ने 4-5 प्रमाण पढ़े हैं। अब इसकी नेक्स्ट क्लास में इसके विपक्ष में, इस सिद्धांत के विपक्ष में चीज़ों को अपन देखेंगे कि भाई ये वेगनर महोदय की बात सही है या गलत है। अगले वाले में देखेंगे कि ये
वैगनर महोदय का कई भी बात सही नहीं है, क्योंकि उसके विपक्ष में कई कई बातें हैं। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वैगनर महोदय की ऑथेंटिसिटी कितनी है। ठीक है दोस्तों।